चलो, एल्डस हक्सली है ना, ये एक ऐसे राइटर थे है ना, जो तर्कपूर्ण लिखने में विश्वास रखते थे, है ना, जैसा कि इनके बिहेव से, इनके चेहरे से भी समझ में आता है। तो द प्रेजेंटेशन एक्सप्लोर द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ एल्डस हक्सली, अ प्रोमिनेंट ब्रिटिश राइटर, फिलोसोफर। अक्सर फिलोसोफर लोगों की थिंकिंग यही होती है ना, known for his insightful critic of modern society, सोसाइटी को अंदर से क्रिटिसाइज करने वाले, बारीक बारीक कमियां निकालने वाले, है ना, एंड हिज एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इनने क्रिटिसाइज किया सोसाइटी के इनसाइट, इनसाइट क्या बोलते हैं अपन उनको, साइड को, इनर साइड को, और एक जो इंसान की जो कॉन्शियसनेस होती है उसको खोजा, एक्सप्लोर किया, मतलब गहराई से सोचा समझा और किया। ठीक, चलो फिलहाल दो चीजें समझ ली है ना, एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस और क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ये दो चीजें यहाँ इस पॉइंट पे याद रखना। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, इसमें बहुत कम कम फैक्ट होते हैं। तो फैमिली लेगेसी, बोर्न इन 1894 into a family's intellectual, Huxley was the surrounded by the stimulating ideas from a young age। कहने का मतलब ये है, माहौल बहुत अच्छा मिला, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से खुद को डेवलप किया। एकेडमिक एक्सीलेंस, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात हो रही, ही एक्सेल्ड इन हिज स्टडी एट ईटन कॉलेज, कॉलेज का नाम ईटन कॉलेज, एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड है, वेयर ही स्टडी इंग्लिश लिटरेचर एंड फिलोसफी। चलो, पहला कोई राइटर मिला जिसने प्रॉपर इंग्लिश लिटरेचर की ही स्टडी करी, है ना, पहला राइटर है। इससे पहले तुमने देखा होगा वो लोग कछु और पढ़े होते थे, लिखते थे इंग्लिश में, लेकिन ये खुद इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा और वही ये किया ना? तो जो, और एकदम मॉडर्न राइटर है, 1894 में पैदा हुआ, मतलब 1900 की एज इसने जी है पूरी, है ना। 1900 में ये 6 साल का हुआ, और 1900 से अभी कभी मरा होगा 56 के आसपास। एकदम मॉडर्न राइटर है, प्योर मॉडर्न राइटर। ठीक, तो यहाँ दो तीन चीजें समझ में आई, इन्वायरमेंट अच्छा था, इंटेलेक्चुअल फैमिली थी, ईटन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई, स्टडी इंग्लिश लिटरेचर एंड फिलोसफी। 4 पॉइंट याद रखना, है ना, पहले के ये 2 पॉइंट, इसके ये 4 पॉइंट। नेक्स्ट बात करें, फिलोसफिकल एंड द लिटरेरी इन्फ्लुएंस। अब किन किन लोगों प्रभाव, है ना, देखो, जॉर्ज ऑरवेल, हक्सली वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, हाँ, तो इनकी लाइफ पे किस किस का प्रभाव पड़ा, हक्सली की लाइफ पे। तो यहाँ पे 2 लोग के नाम उन्होंने लिखे हैं सिर्फ, जिसमें से एक है जॉर्ज ऑरवेल, है ना, जॉर्ज ऑरवेल। किस चीज के लिए फेमस जॉर्ज ऑरवेल, बताओ, जॉर्ज ऑरवेल किस चीज के लिए फेमस है? क्या वर्क है, बात करिए, इसलिए हम पूछने लगे। ढोरों के बीचों की राजनीति से मतलब ये है, उसमें एनिमल्स दिखाए गए, तो उन एनिमल को ये बताया गया है कि ये ऐसे होते हैं इंसान जानवरों जैसे, पहला सटायर। इंसान इंसान नहीं है, ढोर है, पहला सटायर। दूसरा, तुम लोग वही कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते गाते रोते रहते हो सड़ी सड़ी चीजों में, और मूर्खों को ऊपरी पोस्ट पे बैठा देते हो, है ना, और लगे रहते हो एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने, कई लोगों को मार देते हो। उस एनिमल फार्म में कुछ लोगों को मार दिया जाता है। इतना सटीक सटायर था उस समय का, इतना फेमस था कि क्या ही बताएं। और 1984 में तुम्हें हिटलर जैसी फीलिंग आएगी, तो मतलब निरंकुशता किस हद तक जा सकती है उसमें।
दो लड़का और लड़की जो रहते हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, कहानी सुनी? वो एक दूसरे को मतलब पसंद भी नहीं कर सकते, उनको इसी बात की सजा मिलती है कि क्योंकि वहां पे जो सरकार के अगेंस्ट आप एक कुछ भी नहीं कर सकते। वो हाँ, आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो सरकार के लिए काम, उसके अलावा ना आप किसी से मिल सकते हो ना बात कर सकते हो। अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं, इवन अपने दोस्त से भी अगर कुछ बात कर रहे हैं तो सरकार के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अरे ये 1984 जो लिखा है ना, इसका वर्क तुम देख के आना, तुम्हें समझ में आएगा 1984 क्या है। तुम्हें किम जोंग उन 1984 ही में दिख जाएगा, शायद उससे ज्यादा खतरनाक। ऐसे सन की लोग रहे हैं। हक्सले भैया कहते हैं, हक्सले वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑरवेल डिस्टोपियन विजन। ये वर्ड याद रखना, बार बार 1000 बार आएगा तुम्हारी लाइफ में। के अपोजिट एक वर्ड होता है, करो याद। ये जो डिस लिखा है ना, बस इसको हटा के एक दूसरा शब्द लगता है, और वो हम तुम्हें बहुत पढ़ाए हैं। चलो हम राइटर का नाम बताते हैं। मेथी। डी वाई एस को हटा के एक शब्द लगता है, और वो वर्क हमने पढ़ा है। डी वाई एस को हटाओ, बस एक शब्द लगाओ यहाँ। कैसे ही खत्म। चलो, यूटोपियन, यूटोपिया, यूटोपिया आ गया, याद नहीं आया? यूटोपिया। हम नहीं बता रहे, कच्छू कच्छू नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि नहीं चल रही तो हम तो बहुत अच्छे से। यूटोपिया एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है आदर्श नगर, और एक होता है डिस्टोपिया, बर्बाद नगर। और यहाँ पे यूटोपिया आबाद, डिस्टोपिया बर्बाद। डिस्टोपियन विजन मतलब वाहियात व्यवस्था। डिस्टोपिया, यूटोपिया का मतलब आएगा आदर्श नगर, देख लो। सिर्फ यूटोपिया देखो, एक ऐसा शहर जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। आया समझ में? करो याद, कितना पढ़ा थॉमस मोर को। अरे संत थे वो। हाँ, बता रहा हूँ, पढ़ लियो, देख लियो, सब आगे पार्ट पीछे से पार्ट होता जा रहा। डिक्शनरी में उस पर देख लो, और गूगल ट्रांसलेटर पे यूटोपिया मतलब आदर्श नगर ही होता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता कभी। सब चीजें तुम्हें बताई, अब तो हम नहीं बता रहे बिल्कुल। कोई दिन फंसो और खिंचो।
आदर्श लोग आदर्श धर्म नहीं है जी, उनसे बिल्कुल अलग है ये। कैसे पढ़ा है रिपीट नहीं करेंगे, कभी दोबारा फिर पूछोगी ना बीच में तब बताएंगे, देखते हैं कितने दिन याद रखती हूँ। बीच में पूछना भूल गई, नहीं पता चलेगी। चलो, तो इनका वर्क डिस्टोपियन विजन स्पेशली फॉर हिज 1984 1984 एक डिस्टोपियन नॉवेल है which explored the danger of totalitarianism totalitarianism का मतलब होता है एक प्रकार की तानाशाही निरंकुशता, है ना। फिर दूसरा राइटर जिसने इनको प्रभावित किया वो थे फेडरिक नात्से, है ना, नीजे नीजे जर्मन होंगे, नीजे नीजे आइडिया ऑन इंडिविजुअल सेल्फ क्रिएशन एंड द विल टू पावर सिग्निफिकेंस शेप हक्सले अंडरस्टैंडिंग ऑफ। भैया ने तीन चार बातों पर ध्यान दिया, इंडिविजुअल सेल्फ क्रिएशन, है ना, एंड द ह्यूमन नेचर। अब आ जाए अपन के मेजर वर्क्स। ब्रेव न्यू वर्ल्ड जो है ये एमए के सिलेबस में है ना। और एल्डस सक्सले का एक ऐसा वर्ल्ड है, एक वर्क है जो, जैसा एक वर्क हमने बोला था ना टेस्ट ऑफ डियर बबल्स थॉमस हार्डी, वैसा ही टाइप का एक वर्क है, एकदम मार्मिक, है ना, सेंसिटिव वर्क, कभी देखोगी समझ जाओगी। और एक प्रकार का सटायर है अपने समाज पे कि समाज कितना गिरा हुआ है, कितना नीच है, कितना बर्बाद है। अगला है डूअर्स ऑफ परसेप्शन, द नॉन फिक्शन बुक्स delve into Huxley's personal experience with masculine exploration, nature of conscious and the perception। ये उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस पे लिखी गई एक बुक है ना, द डूअर्स ऑफ परसेप्शन, जिसमें उन्होंने खुद के पर्सनल व्यूज दिए हैं हर टाइप में, पूरा वर्क ही है, हाँ, अपनी पूरी लाइफ को इनने उसमें एक्सप्लोर करके दिखाया है, तो पूरी ना कहें, कुछ अपनी लाइफ के हिस्से, समझ गए, ये कहानी है अपनी इनकी द डूअर्स ऑफ परसेप्शन, नॉन फिक्शन वर्क है ना, हो गया था ये, जिसमें उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बताया विथ मैस्कुलिन। मैस्कुलिन मतलब वैसे तो ये होता है पेशीपूर्ण, है ना, मतलब अपनी ताकत के साथ दिखाना, कहते हैं ना मस्कुलिन बॉडी, वही वर्ड है ये, ठीक। थीम टोटलिटेरियनिज्म, यूटोपियन डिस्टोपियन कॉन्शियसनेस। टोटलिटेरियनिज्म जो है, हक्सले एग्जामिन द डेंजर ऑफ अनचेक्ड पावर इन द सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। चलो, मतलब आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात मानो, है ना, को आपने कभी चेक नहीं किया और आपको उनकी बात माननी पड़े और आपके इंडिविजुअल राइट को छीन लिया जाए, वो जो पावर या अथॉरिटी कहलाएगी वो कहलाएगी टोटलिटेरियन। वो लोग, वो क्या कहलाएंगे, टोटलिटेरियन लोग, जो पूरे टोटल पे अपना कंट्रोल रखेंगे पब्लिक। हमारे किम जोंग सेम। यूटोपिया डिस्टोपिया पता है, आदर्श नगर, बर्बाद नगर, वो नगर जिसमें सब चीजें परफेक्ट हो, एक भी क्राइम ना हो, यूटोपिया एक ऐसा नगर जहाँ पे सब कुछ बिल्कुल अपोजिट उपस्थित है। शहर में नियमों के नाम पे लाइफ को बर्बाद किया जाता हो, रूल्स रेगुलेशन के नाम पे आप पे कछु भी थोप दिया जाता हो। किम जोंग उन हमारे जैसे कंगी नहीं कर सकते, हमारे जैसे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नियम है कि जबरदस्ती का ढकोसला, है ना।
फिर कॉन्शियसनेस मतलब होता है जागृता, मतलब एक वो अवेयरनेस। तो ये जो नॉवेल्स हैं, हक्सलेज वर्क डेल्व इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस, द नेचर ऑफ रियलिटी। इंसान की सचेतता को जगाते हैं, कॉन्शियसनेस मतलब सचेतता, उसको जगाते हैं कि देखो इस दुनिया ऐसी भी है, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो संघर्ष नहीं कर। तो हमारे जो जॉर्ज ऑरवेल हैं, उनका 1984, उनसे प्रभावित हुए हमारे हक्सले भैया। इनने लिखा है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड भी डिस्टोपियन है, टेस ऑफ डियर बबल भी डिस्टोपियन नॉवेल है। हमारा जो 1984 वो भी डिस्टोपियन नॉवेल है। पूरा जॉनरा है डिस्टोपियन नॉवेल का, पूरा एक सेट बनता है। सर्च करना डिस्टोपियन नॉवेल, लिस्ट आ जाएगी, 50 तो आ जाएंगे। तो काम में देर नहीं, कर लो। बिजनेस हो गया। हक्सलेज क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, कंज्यूमरिज्म। Huxley criticized the social obsession with material possession and the relentless pursuit of pleasure। ये समाज में व्याप्त ऑब्सेशन और मटेरियलिज्म को के अगेंस्ट बात करते हैं। टेक्निकल कंट्रोल, इस चीज की भी बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा इंटरफेरेंस बहुत बुरा है। लॉस ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो खो रहा है, इस पे इनने बात करी है। एक इंसान की रियल फीलिंग्स खो। फिर एक्सपेरिमेंटेशन विथ साइकेडेलिक ड्रग, मतलब masculine Huxley personal experience in the masculine led him to the explore altered state of consciousness, advocate the controlled use। हाँ, ये बोलते हैं कि आप किसी भी चीज को ताकत से सर्च करो, अपने सोच की ताकत को अच्छी गहराई से पहचानो। दूसरी, एडवोकेसी फॉर कंट्रोल यूज, किसी भी चीज का यूज नियंत्रण में करो। एडवोकेसी मतलब किसी भी चीज का पक्ष लेना, एडवोकेटिंग करना। कंट्रोल यूज नियंत्रण पूर्ण प्रयोग, इस चीज के ये पक्ष में थे। द डूअर ऑफ परसेप्शन इनका एक वर्क है, अब भी बात की। फिर हक्सलेज लेटर ईयर एंड स्पिरिचुअल इंटरेस्ट, ये भी धार्मिक बनने की तरफ बढ़ रहा है। मतलब थॉमस मोर उस तरफ बढ़े, ये भी उस तरफ बढ़े। उनने यूटोपिया की बात की, डिस्टोपिया की बात। धार्मिक लोग ही दुनिया की सच्चाई दिखाते हैं। मिस्टिसिज्म, Huxley become increasingly interested in the Eastern philosophy and the spiritual practice। ईस्टर्न प्रैक्टिस का मतलब ये है धार्मिकता की तरफ, है ना। मतलब इंग्लैंड के ईस्ट में हमारे जैसी धार्मिक कंट्रियां पड़ती हैं। पूर्व में करो ये इंग्लैंड, ये भारत ईस्ट में, तो वहां पे स्पिरिचुअलिज्म, धार्मिकता बहुत है। ये भैया भी गए, है ना, हक्सले। क्योंकि याद हो थॉमस मोर भी इंडिया घूम के गया था, जॉन ड्राइडन वो भी गया था, उनने तो लिखा ही है औरंगजेब पे। हाँ, हमारे बहुत सारे देवी देवताओं का जिक्र किया है उन्होंने। पेरेनियल फिलोसफी एक्सप्लोर द कॉमन थीम्स एंड द इंसाइटफुल फाउंड इन द वर्चुअस। फिर धार्मिकता की बात, है ना। इंसाइटफुल फाउंड, अंदर अंतरात्मा की आवाज। आर्ट फॉर डाइंग, मरने की। हिज लास्ट बुक, इनकी आखिरी बुक थी द लास्ट, द आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला। एक्सप्लोर द चैलेंज इन द पॉसिबल ऑफ डेथ, ऐसी बहुत तो कोई मर जाएगा, मरना भी एक कला है। इंडिया में सिर्फ एक ही लोग, हाँ, इंडिया में भी सिर्फ एक ही तरीके से सही मौत आती है, वो है जैन मुनि। सबसे शानदार मौत, सबसे स्वच्छ शरीर मरता है उनका, सबसे प्योर रूप मरता है शरीर। कहते हैं एक जैन मुनि का बॉडी जब वो मरता है तो वो बास नहीं मरता, लंबे समय, इतना पवित्र होते हैं। लोग दुनिया भर का कहर रहते हैं, 12 घंटे में ही बास मारना शुरू।
उनकी बॉडी 12-12, 24-24 घंटे, 48 घंटे तक बिना किसी केमिकल के बाद, इवन वो पूरे लोगों को दिखाने के लिए बिठा के रखते हैं अंतिम दर्शन। आसन पे ये सिर को कस देते हैं, में बिठा देते हैं, नियम। बट वो बड़ी बात है, बताएंगे हम, शानदार नियम। तो लाइफ हमें जीनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए, बॉडी भी। अब चिकन बात सिर्फ चिकन से नहीं, बात कुछ और है जीवन को जी। हम लोग अपने चेहरे पे, अपनी बॉडी पे क्रीम पाउडर पोत पोत के खुद को स्मार्ट बनाते हैं, बॉडी बिना किसी केमिकल के एकदम लाइट मार, कौन सा तेज होता है। से बात करेंगे फिर इस टॉपिक को। Now the next one, Huxley's impact and legacy. ठीक है, तो उनका प्रभाव और उनकी प्रसिद्धि, इन्फ्लुएंस ऑन साइंस फिक्शन, तो द डिस्टर्बिंग विद इन्फ्लुएंस अवेयरनेस राइटर्स। इनने जो किया उसकी वजह से साइंस फिक्शन वाले राइटरों ने लिखा। कल्चरल कमेंट्री, इनने जो क्रिटिसाइज किया, इनने जो रेलेवेंट इंसाइटफुल ऑब्जर्वेशन किया, उसने मॉडर्न राइटर्स को लिखने का ड्रीम दिया। एक्सप्लोरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, सचेतता की खोज, उसको इनने किया। फिर द कंटिन्यू रेलेवेंस ऑफ हक्सले राइटिंग्स, आज भी है। और यहीं पे हमारी स्लाइड ओवर।